तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जब हम एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं तो उसमें शेल्स होते हैं, उसमें सब शेल्स होते हैं, उसमें ऑर्बिटल्स होती हैं। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं उसके लिए हमें 4 रूल्स और प्रिंसिपल्स चाहिए। उसमें सबसे पहला है अफवाह प्रिंसिपल, वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग में कैसे गाइड करता है। उसके बाद है N+L रूल। उसके बाद है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, वो स्पिनिंग मोशन से रिलेटेड है। उसके बाद हंस रूल, वो डिजनरेटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएं उससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इन द एंड जो है हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? हमें पता है कि अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो जो शॉर्टेस्ट रीजन है, 3 डायमेंशन रीजन जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के तरीकों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब रूल ये है सिंपली कि हम इलेक्ट्रॉन फिल तो करेंगे पर कैसे फिल करेंगे, उसके लिए हमें 4 रूल्स और प्रिंसिपल चाहिए। सब में कॉमन चीज ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर होगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर होगा जिसकी बंद कर साइलेंट करेगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा? एंटर होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि पहले एंटर होगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। ठीक है, सो व्हाट इज डेफिनेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाए तो हम इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस में फिल करते जाएंगे। पर स्टार्ट कहां से लेना है? स्टार्ट वहां से लेना है, स्टार्ट वहां से लेना है। ठीक है, स्टार्ट वहां से लेना है जहां से एनर्जी क्या हो? ऑर्बिटल की कम से कम हो। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस इलेक्ट्रॉन के भरने के तरीकों को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिगिंस विद द ऑर्बिटल हैविंग लोएस्ट एनर्जी। अब यहाँ पे एक चीज वाजे करते चलें कि ऑर्बिटल की एनर्जी जो है 2 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करती है, N+L पे। तो पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर होगा, पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर होगा जिसका N+L वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जिसका N+L वैल्यू क्या होगा? लोएस्ट होगा। तो दिस इज द ऑर्बिटल, दिस इज द ऑर्बिटल जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा 1s में एंटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम से कम है। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल का N+L वैल्यू बढ़ता जाएगा हम इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस में रखते जाएंगे। पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में कितने आते हैं वो ख्याल रखना है। एस में हमने 2 ही डालने हैं, पी में हमने 6, डी में हमने 10, एफ में हमने 14 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। इससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। बस ये चीज ध्यान में रख के हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विद N+L वैल्यू फॉर द सेम N वैल्यू। अब देखें सबका N इज इक्वल टू क्या है? 4 है। 4f में भी N इज इक्वल टू 4 है, 4d में भी N इज इक्वल टू 4 है। तो सब में अच्छा ये जो 4f वगैरह लिखते हैं 4d, आगे जो नंबर लिखा हुआ है ये N को शो करता है कि ये सब शेल या ये ऑर्बिटल किस शेल में मौजूद है। ठीक है, तो सारी 4f है। तो इनका जो N वैल्यू होगा, N+L वैल्यू होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? L पे। तो इसका N तो क्या है? 4 है। ठीक है, तो इसका L वैल्यू क्या है? 3 है। तो इसका N+L क्या हो जाएगा? 7, 6, 5 एंड 4। तो सबसे कम वैल्यू किसका? इसका है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी होगी 4f। तो जिस ऑर्बिटल में ठीक है, जिस ऑर्बिटल का N+L वैल्यू ज्यादा होगा, तो बताएं इन सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले किस में ऑक्यूपाई होगा? 4f में होगा या 4s में होगा? किस में होगा? 4s में होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है? कम है। क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है? कम है, इस वजह से 4f में ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि ऐसे आइंस जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो इनको आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जिन आइंस के पास, जिन सब्सटेंस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे
उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस कहते हैं, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आइंस हैं सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 10 10 10 10 10 10। तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस, सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम होगी, सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। अब 4 लॉज, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस पर क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। तो आए वन बाय वन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट? अफबा प्रिंसिपल। अफबा प्रिंसिपल हमें कैसे गाइड करता है? इसमें इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा? इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब नॉर्मली रूल्स कुछ इस तरह से होते हैं कि साइंटिस्ट का नाम लिखा होता है, तो अफबा प्रिंसिपल में ऐसी कोई बात नहीं है। अफबा इज अ जर्मन वर्ड। तो इस प्रिंसिपल को जो इंट्रोड्यूस कराया था वो वोल्फ्गांग पाली था, डब्ल्यू पाली, और इस प्रिंसिपल का नाम है अफबा प्रिंसिपल। अब अफबा एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है बिल्डिंग अप या टू बिल्ड अप, या इसका मतलब एटम के सेंस में क्या होता है? एटम के सेंस में मतलब यह है कि अब क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को वेव कैरेक्टर होता है, तो आप एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वेव मैकेनिक्स को जहन में रख के, यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें, तो कुछ इस तरह से सीन बनता है, इस तरह से कि भाई आप इधर न्यूक्लियस लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगी? 1s आएगी, उसके बाद क्या आएगी? 2s आएगी, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद भाई 2px आएगी, उसके बाद 2py आएगी, उसके बाद 2pz आएगी, उसके बाहर क्या आएगा? उसके बाहर भाई 3s आ गया। इस तरह से ये 3s हो गई, ये 2s हो गई, ये 1s, ये 2pz हो गई, ये 2px वगैरह वगैरह। तो हम क्या कर रहे हैं कि एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। व्हाइल डूइंग सो आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अफबा प्रिंसिपल कहता है कि जब हम किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, एटम की स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो यहां पे अफबा प्रिंसिपल हमें क्या गाइड करता है? अफबा प्रिंसिपल हमें क्या गाइड करता है? अफबा प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स, according to this principle, the electrons are filled in various orbitals in the increasing order of their energies, starting from, ये ध्यान में रखना है, starting from orbital having lowest energy। कि आप इस तरह से एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाओगे कि पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जिसकी एनर्जी कम होगी। अब कम से कम एनर्जी इसके हिसाब से कौन सी होगी? 1s। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो सीक्वेंस होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 के बाद 4d10, 5p6 के बाद आता है आपका 6s2, फिर 4f14 के बाद 5d10 के बाद आता है आपका 6p6 के बाद 7s2 के बाद 5f14 के बाद आपका जो है क्या कहते हैं 6d10 एंड इन द लास्ट आप कह सकते हैं कि 7p अगर मैक्सिमम बात हो तो दिस इज द सीक्वेंस। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स गाइडेड बाय अफबा प्रिंसिपल। अगर आपको ये याद नहीं रहता, अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं रहता तो आप क्या करोगे कि आप पहले शेल में, के शेल में कितने सब शेल होंगे? एक ही होगा। एल में कितने होंगे? 2। एम में कितने होंगे? 3। एन में कितने होंगे? 4। हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सब शेल्स, किसी भी शेल में सब शेल कितने होते हैं उसका एन वैल्यू कितना है। तो अगर एन वैल्यू 1 है तो एक ही सब शेल 1s रखा हुआ है। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 2 सब शेल होंगे 2s 2p। n का वैल्यू 2 जो है आपका n का वैल्यू हो गया। अगर तीसरा शेल है तो 3 सब शेल होंगे 3s 3p 3d। चौथा है तो फिर 4 होंगे 4s 4p 4d 4f। पांचवा है तो 5s, ज्यादा से ज्यादा 5f। उसके बाद एक फिर कम करते जाएं, ठीक है। तो यहां से एक बढ़ती गई, यहां से कम करते जाएं, डायगोनल एक लाइन बनाए। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो ये तो इजी है वैसे, तो 5वें शेल तक आप एक एक ऑर्बिटल जो है चौथे शेल तक बढ़ाते जाओगे, 5वें में सेम रखोगे, फिर छठे से एक एक कम करते जाओगे। तो ये सीक्वेंस है। या फिर n+l रूल है कि आप क्या करोगे, आप दोनों जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं उनका n+l वैल्यू रखते जाएं। तो n+l में भी यही सीक्वेंस होता है, उसमें चेंज नहीं है, यही एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस होगा।
इसी में आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। मान लें कि आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे कम एनर्जी किसकी है इसकी, तो आप 1s1 लगाओगे। आपके पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, आप क्या करोगे 1s2, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन लग सकते हैं, 2 से ज्यादा इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो इसको इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आगे वाले 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद किसका नंबर है 2s का, 1s पूरी हो जाए तो फिर 2s का, तो हम लिखेंगे 2s2। अगर ये पूरी हो जाए तो फिर बारी आएगी 2p की, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, बाकी कितने रह गए 3, रह जाएंगे 3। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, और एटम की स्ट्रक्चर बिल्ड होती जाएगी, होती जाएगी। यही मतलब था अफवा प्रिंसिपल का, कि जब आप एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाओगे, जब आप एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जब आप जो है फिल करोगे ऑर्बिटल्स में, तो आपने ये एनर्जी सीक्वेंस फॉलो करना है। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन अफवा प्रिंसिपल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? अफवा प्रिंसिपल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो? बढ़े आगे। N+L रूल, और इसको विश्वेश्वर रूल भी कहते हैं, विश्वेश्वर रूल। ये रूल कहता है कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल की एनर्जी, अगर शेल की एनर्जी है, तो हमारे पास कोई शेल है, तो शेल की जो एनर्जी है वो उसके एन पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास ऑर्बिटल है, ठीक है, तो जो सबशेल है, ठीक है, तो सबशेल की एनर्जी जो है वो N+L पर डिपेंड करती है, यानी खाली शेल है तो N वैल्यू, अगर सब शेल है तो फिर हमने 2 चीजें देखनी है, N+L, तो N+L को जमा करेंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, तो हमें N+L वैल्यू मिलेगा। ये प्रिंसिपल कहता है कि वही अफवाह प्रिंसिपल वाली बात, कि जब आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करोगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो जिस ऑर्बिटल का N+L वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसकी 2 चीजें हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर N+L वैल्यू, कि जब आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करोगे, तो शुरुआत वहां से करोगे, इस ऑर्बिटल का N+L वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और सबसे कम किसका होता है, उसी का ही होता है 1s का, जो हमने इस सीक्वेंस में जो हमने पढ़ा था वो एग्जैक्टली सेम है, नथिंग इज चेंज हियर, 1s2, 2s2, 2p6 के बाद 3s2, फिर 3p6 के बाद 4s2, फिर 3d10 के बाद आपका जो है 4p6, उसके बाद 5s2 के बाद आपका जो है क्या है 4d10 के बाद 5p एंड सो ऑन, ठीक, 5p6, वही एग्जैक्टली वही सीक्वेंस आएगा, वही सीक्वेंस आएगा। तो अब यहाँ पे अगर कुछ ऑर्बिटल्स को देखते हैं हम, मान लें कि मेरे पास ये 3 ऑर्बिटल 3D, अब 3D का अगर हम N+L वैल्यू देखते हैं, 3 खुद N है, L वैल्यू इसका क्या है 2, तो ये क्या होगा 5 होगा। अगर हम 4p का देखते हैं, तो 4p में तो N वैल्यू है, N+L वैल्यू क्या होगा, इसका N+L वैल्यू क्या होगा कि N = 4 है, 4 है, N = 4 है, ठीक है, और L क्या होगा 1, यानी इसका भी 5 है, ठीक है, तो 5s2 है, तो 5s में जो है N जो है वो कितना है, 5 + 0 = 5। अब तीनों ऑर्बिटल में, तीनों ऑर्बिटल का N+L वैल्यू क्या है 5, तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट कहती है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट कहता है कि इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम N+L वैल्यू, अगर 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं पर उनका N+L वैल्यू सेम है, 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, N+L वैल्यू सेम है, पहले मुझे इतना बता दें, पहले सिंपली इतनी बात बता दें, whether these orbitals are degenerated or not, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इनका N+L वैल्यू सेम है, ऑर्बिटल की एनर्जी N+L वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो मुझे बताएं whether they are degenerated or not।
डीजनरेटेड और नॉट? नो, क्योंकि डीजनरेटेड होने के लिए डीजनरेटेड होने के लिए डीजनरेटेड होने के लिए क्या जरूरी है? डीजनरेटेड होने के लिए एक चीज जरूरी है, दैट इज व्हाट, एन भी सेम हो और एल भी क्या हो, सेम हो। यहां पे देखें कि एन भी चेंज है, एल भी चेंज है, एन भी चेंज है, एल भी चेंज है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये डीजनरेटेड नहीं है। डीजनरेटेड होने के लिए दो चीजें हैं, एन भी सेम हो, एल भी सेम हो। अब इनका एन भी चेंज है, एल भी चेंज है, एन प्लस एल भले सेम हो, ठीक है, तो दो ऑर्बिटल का अगर एन प्लस एल वैल्यू सेम है, इट डजंट एवर मीन कि उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी। फिर डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड एन वैल्यू करेगा। तो अगर ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट, सॉरी, एन प्लस एल वैल्यू सेम है, तो उनकी ओवरऑल एनर्जी डिसाइड करेगा उनका एन वैल्यू के शेल कौन सा, जितना कम शेल होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, एन का वैल्यू कम होगा, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले एंटर होंगे। तो पहले इसी वजह से 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्योंकि इनका एन वैल्यू क्या है, कम है। उसके बाद 4p में, आखिरी में 5s में जा रहा है, इवन दो सबका एन प्लस एल वैल्यू क्या है, 5 है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलें, इसको मैं सेव करता हूं। पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके पास एक मल्टा इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन हैं, मान लें 50 इलेक्ट्रॉन हैं, मान लें 90 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। फॉर एग्जांपल किसी एटम के पास 90 इलेक्ट्रॉन्स, 90 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 90। कि किसी एटम के पास 90 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 90। इन 90 इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये प्रिंसिपल कहता है, इन 90 इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके चारों ही क्वांटम नंबर सेम हो, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम हो, अजीमुथल भी सेम हो, मैग्नेटिक भी सेम हो, स्पिन भी सेम हो। ऐसे कोई दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके चारों ही क्वांटम नंबर क्या हो, सेम हो। यही इसकी स्टेटमेंट थी, इंट्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट वोल्फगैंग पाली 1925। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इन एन एटम, एटम के अंदर विल हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, कि जिनके चारों ही क्वांटम नंबर सेम हो। ऐसे कोई जो है मखलूक एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, भाई कह रहा है कि मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है। फॉर एग्जांपल मान लें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल विल हैव सेम, कौन से वैल्यू सेम हो सकते हैं, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक, उनके सेम होंगे, बट दे कैन रिजाइड इन द सेम ऑर्बिटल ओनली इफ देयर स्पिन इज अपोजिट, कि उनकी जब स्पिन अपोजिट होगी तभी वो स्टे कर सकते हैं एक ऑर्बिटल में। तो कंक्लूजन क्या थे इस प्रिंसिपल के, दो हैं कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। ये पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से हमें पता चला था कि ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। ये एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है कि विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन इस सेंस में कि इन एन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई, या इन द सेम ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव एंटी पैरेलल स्पिन। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो उसी ऑर्बिटल में तब रहेंगे जब दोनों का स्पिन क्या होगा, चेंज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, आए इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। मान लें कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है, हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, हम क्या करते हैं, उनकी सेम स्पिन रखते हैं, उनकी सेम स्पिन रखते हैं, ठीक है, उनकी सेम स्पिन रखते हैं, यानी दोनों क्लॉकवाइज हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या थी, ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं,
उन ऑर्बिटल्स में हमने क्या किया कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में रखे, क्लॉकवाइज में, सेम एंटी क्लॉकवाइज में और एंटी पैरेलल में। अब मकसद क्या है? ठीक है, इट इज अ नेचुरल रूल, इट इज अ नेचुरल रूल दैट a system of low energy is always more stable than the system of high energy। कि नेचर में जो चीजें हैं, एटम्स हो, आइंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, उसी फॉर्म में घूम फिर के ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं जहां उनकी एनर्जी क्या हो, कम हो, जहां उनकी एनर्जी क्या हो, कम हो। यानी एटम ग्राउंड स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट, एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कैसे लिखें, ये हमें आफ्बा और जो है N+L रूल गाइड नहीं करता। तो पहली गाइडेंस हमें आती है कहां से? पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहता है कि व्हेनेवर या कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, उसमें अगर सेल्फ रोटेशन होगी, उसमें अगर स्पिनिंग मोशन होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन में स्पिनिंग मोशन होती है, सेल्फ रोटेशन होती है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पिनिंग मोशन करेगा, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यहां पे मैंने एक फिगर से आप अंदाजा लगाएं कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा पोल जनरेट कर रहा है? नॉर्थ पोल जनरेट। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो वो साउथ पोल जो है वो क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ से साउथ जाते हो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो साउथ पोल जनरेट कर रहा है। इसको ध्यान में रखें और हम आते हैं इधर वापस। अब यहां पे देखें, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? क्लॉकवाइज। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। एक ने भी नॉर्थ पोल जनरेट किया, दूसरे ने भी नॉर्थ पोल जनरेट किया। तो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, एक तंग गली में है और दोनों का स्पिन सेम है, तो दोनों नॉर्थ पोल जनरेट कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? ऑफ कोर्स रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इस रिपल्शन से क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? रिपल्सिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इस वजह से क्या होगा? कि लो स्टेबिलिटी होगी, कि लेस स्टेबल होगा। ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज स्पिन में रखते हैं। सेम हियर, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रखते हो तो भैया क्या होगा कि ये साउथ पोल जनरेट करेगा, ये भी साउथ पोल। तो सेम कंडीशन है कि यहां पे भी क्या हो रही है? कि रिपल्शन हो रही है। रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फॉर्म में एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। तो आखिरी फॉर्म क्या है? कि हमने एंटी पैरेलल स्पिन रखी है। हमने क्या किया कि हमने एंटी पैरेलल स्पिन रख दी। अब एक ने जनरेट किया क्या? नॉर्थ, तो दूसरे ने किया साउथ पोल। तो एक ही ऑर्बिटल में रहते हुए आपका ये क्वेश्चन आता है ना कि सर दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, फिर एक दूसरे को रिपेल नहीं क्यों करते? इतना छुटका सा रीजन है ऑर्बिटल, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, फिर वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? वो इस वजह से रिपेल नहीं करते क्योंकि उनमें स्पिनिंग मोशन है, क्योंकि उनमें सेल्फ रोटेशन है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है। क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? स्पिनिंग मोशन करेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो अगर उनकी स्पिन अपोजिट है तो एक नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, दूसरा साउथ पोल जनरेट करेगा। जब पोल्स डिफरेंट जनरेट करेंगे तो ये वीकली एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे विद इन द ऑर्बिटल विथ सेम चार्जेस। ड्यू टू मैग्नेटिक लाइन, जो लाइंस जनरेट हो रही हैं अपोजिट जनरेट होने की वजह से, ये वीकली एक दूसरे को क्या करेंगे? वीकली क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो मुझे बताएं इन सब में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होनी चाहिए? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होनी चाहिए? ए, बी और सी? विच इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? सी होगी। ठीक है, तो ये गाइडलाइन हमें किसने दी थी? डब्ल्यू पाली ने। डब्ल्यू पाली ने बताया था कि भैया अगर आप एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखते हो तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और जब आप एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखते हो
तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उनकी स्पिन जो है वो चेंज करनी है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में, मान लें कि ये आपके इलेक्ट्रॉन 2s में है, ठीक है, 2s में है, ठीक है, 2s में है, तो इनके 2s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इनका n वैल्यू क्या होगा, सेम होगा दोनों का। इनका l वैल्यू क्या होगा, सेम होगा दोनों का। इनका m वैल्यू क्या होगा, सेम होगा दोनों का। पर मुझे बताएं, क्या इनका s जो है वो एक का क्या होगा, क्लॉकवाइज, दूसरे का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक का क्या होगा, क्लॉकवाइज, दूसरे का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इस प्रिंसिपल का सिंपल मतलब ये है, सिंपल मतलब ये है कि एक एटम के अंदर रहते हुए किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों ही क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने सेम हो सकते हैं, 3। ज्यादा से ज्यादा कितने सेम हो सकते हैं, 3। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई बेटा। 3 जो हैं क्वांटम नंबर्स क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, पर चौथा जो डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा, वो स्पिन क्वांटम नंबर होगा। अगर सेम स्पिन होंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होगी। तो पालीज डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल हमें करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन और ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है लिखने में मदद करता है, और ये बताता है कि ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पालीज डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। समझ आ गई बात बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? अब देखिए हमने क्या किया कि भाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करेंगे कि ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसमें, फिर जिसकी ज्यादा होगी उसमें। ठीक है, n+l ने भी यही कहा, n+l ने भी यही कहा, और अफबा प्रिंसिपल ने भी यही कहा। पालीज ने एक एडिशन की कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एक एनर्जी सीक्वेंस वही रखें जो आप रखते आ रहे हैं, n+l को ही फॉलो करें, पर एक चीज ऐड करें कि जब आप एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखें तो उनकी स्पिन क्या कर लें, अपोजिट कर लें। अब आता है हॉर्न्स रूल की बारी, क्योंकि अफबा प्रिंसिपल और आपका जो n+l रूल है ये डिफरेंट एनर्जीज की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के सीक्वेंस को बताती हैं, पर ये हमें क्या गाइड नहीं करती कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी सेम ऑर्बिटल है, सेम सबशेल है, मान लें कि आपके पास 2p है, तो 2p में 3 ऑर्बिटल्स होंगी, px होगी, 2py होगी, 2pz होगी। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। जब इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी तो फिर इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमें कौन गाइड करता है, हमें हंस रूल गाइड करता है। कैसे करता है, आए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेटमेंट देख लें कि जर्मन फिजिसिस्ट F.H. हंट था, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन डीजनरेटेड ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल, n सेम हो, कौन सी ऑर्बिटल जिनका l भी सेम हो, दोनों सेम हो, तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल में उस वक्त तक पेयर ऑर्बिटल में नहीं बन सकता until each orbital is singly occupied with parallel spin, कि जब तक हर ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल में, डीजनरेटेड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हम रखें विथ पैरेलल स्पिन। अब इसका मतलब क्या है, आगे देखते हैं। द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। एक चीज ध्यान में रखनी है कि खाली n+l वैल्यू सेम है, इट डजंट मीन कि ऑर्बिटल इज डीजनरेटेड। हमें n और l दोनों को चेक करना है कि दोनों सेम होने चाहिए, तब होगी। ठीक है, अच्छा, तो इस पे बाद में आते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहते हैं भाई, ये है हंट्स रूल। मान लें कि हमारे पास भाई नियान है, नियान का एटॉमिक नंबर 10, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। भैया पहले आएगा 1s ऑर्बिटल की बारी, उसके बाद आएगी 2s की बारी, उसके बाद आएगी 2p की बारी, अब 2px, 2py, 2pz। ठीक है, ये चीजें देख लें कि पहले इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के हिसाब से एंटी पैरेलल स्पिन रखोगे। अब हॉर्न्स रूल क्या कहते हैं, उस पर आते हैं। हॉर्न्स रूल कहता है कि ये दो ऑर्बिटल जो हैं इनका n+l वैल्यू की बात करें, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन एंटर किस में होंगे, 1s में। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, तो भाई आप 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के हिसाब से
आपने स्पिन अपोजिट लिखना है, स्पिन अपोजिट लिखना है, ठीक है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं यानी फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, अब थर्ड एंड फोर्थ जो है वो इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन, रखें। थर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। एक चीज भी ध्यान में रखनी है और कि जब भी आप किसी ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन पुट करते हो, पहला इलेक्ट्रॉन रखते हो, तो उसको आप क्लॉकवाइज स्पिन दोगे। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रखोगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दोगे। यहाँ पे सिंबल्स में भी थोड़ा डिफरेंस है। फिजिक्स में अक्सर जो है क्लॉकवाइज के लिए माइनस यूज हुआ आता है, हम केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं प्लस यूज। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। तो हमने क्या फॉलो करना है, हमने ये फॉलो करना है कि क्लॉकवाइज ये होगा तो आप समझ लें कि काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, तो -1/2 होगा। पर फिजिक्स में मैंने आपको बताया कि उल्टा होता है। हमने फॉलो क्या करना है, हमने केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। चले तो अब जो है क्या होगा, अब ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये px py pz, इन सब ऑर्बिटल का n+l वैल्यू क्या है, सेम है, और इसका n भी सेम है और l भी सेम है सबके लिए, फॉर ऑल सेम सेम सेम। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स क्या हैं, डीजनरेटेड हैं, क्या हैं ये ऑर्बिटल्स, क्या हैं डीजनरेटेड हैं, क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स डीजनरेटेड हैं। डीजनरेटेड है मतलब क्या, मतलब ये है कि इनकी एनर्जी सेम है। अब हंस रूल यहां पे कहता है, यहां पे कहता है कि जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आप क्या करोगे कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखोगे विथ पैरेलल स्पिन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद आ गया 7, यानी 5 इलेक्ट्रॉन जो है px में आएगा, 6 py में आएगा और 7 pz में आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हर डिजनरेटेड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब होगी पेयरिंग स्टार्ट। यानी आप अगर इस तरह से लिखते हो, वायोलेट कब होगा, वायोलेशन कब होगी हंस रूल की, कि अगर आप इस तरह से लिखते हो, ठीक है, किस तरह से लिखते हो, 1 2 3, दीज आर द केसेस जिसमें हंस रूल वायोलेट होता है। क्या आपने इधर जो है क्या कर दी, पेयरिंग कर दी, इधर एक रख दिया, ये भी गलत है। आपने क्या किया कि सारे अनपेयर्ड रखे पर स्पिन जो है वो सेम नहीं रखी, ये भी गलत है, ठीक है। आपने क्या किया कि इधर एक रखा, इधर जो है 2 रख लिए फॉर एग्जांपल, ये भी गलत। तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल में आपने क्या करना है, देखें ये चीजें गलत हैं। इन्हीं पे ही क्वेश्चन आता है इंटीडेस में कि भाई आप हंस रूल कहां पे वायलेट हो रहा है। जब भी आप डीजनरेटेड ऑर्बिटल में, जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक आप पेयर नहीं करोगे। यही तो इसकी स्टेटमेंट है कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल में तब तक पेयर नहीं बनेगा जब तक हर ऑर्बिटल के पास एक 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो विथ पैरेलल स्पिन, उनकी स्पिन सेम होनी चाहिए। तो यहां पे सारे अनपेयर्ड थे पर स्पिन सेम नहीं थी, तो जैसे हम क्या कहेंगे कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें पेयर बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर बनाएगा, 10th इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ पेयर बनाएगा। तो ये हमें गाइड कर रहा है कौन, हमें हंस रूल बता रहा है कि जब आप डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स आपके पास हो, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो फिर आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये हंस रूल इधर क्यों नहीं अप्लाई होता, यहाँ पे देखिए 1s पे हम अगर फॉर एग्जांपल ये 1s है, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रखें और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इसका 2s में रखें, तो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है, कौन बताएगा आप, आखिर इसमें क्या गलती है, ये भी तो सही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने के लिए इनका देखें, इसका n+l वैल्यू 1 है, इसका 2 है, तो इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है 2h की। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रेवल करने के लिए इट नीड्स एनर्जी, इसको एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि एनर्जी सेम है डीजनरेटेड ऑर्बिटल। तो भाई पेयर ही बना लें, तो पेयर में क्या हर्ज है, भाई पेयर तब बनता है मजबूरी में। पेयर क्यों बना,
अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अब रखते हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन रखते हो तो अगर उसकी क्या है, अगर उसकी जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो भी क्या है इस तरह से है, तो पॉसिबल है कि ये अपनी स्पिन चेंज कर ले या ये अपनी स्पिन चेंज कर ले, ठीक है। पर यहां नहीं जा पाएगा, क्यों क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां जाने के लिए तो एनर्जी चाहिए, इस वजह से स्पिन चेंज हो जाएगी। पर अगर यहां पे पेयर बना ले, भाई क्यों बनाए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है ना, करता है, ठीक है, तो करता है, तो यहां पे भी कर रहा था, तो मजबूरी थी कि यहां नहीं जा सकता था, तो उसने अपनी स्पिन चेंज कर ली। यहां मजबूरी तो नहीं है ना, यहां कोई है कंपल्शन, इलेक्ट्रॉन इजिली यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, क्योंकि उसके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां जाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। इस वजह से जब आपके पास रीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगी, जब आपके पास रीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगी, तो फिर आप जो है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रखोगे विथ पैरेलल स्पिन। ये चीज ध्यान में रखनी, ये सारी बातें समझ आ गई बेटा। और द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है, ये तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल, ऑर्बिटल्स डिफरेंट है पर सबशेल क्या होगा, सेम होगा, इस वजह से इनका n प्लस एल वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे देखें वही चीज है कि भाई n इज इक्वल टू 1 है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, m का भी 0 होगा, पहला इलेक्ट्रॉन भी s में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी s में आएगा, पर इनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। एक अगर क्लॉकवाइज है पहला तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन 2s में आएंगे, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन किस में आया, 2px में, 6 किस में आया, 2py में, 7 किस में आया, 2pz में। अब यहाँ पे थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है, काफी बुक्स जो हैं यानी +1 पहले लिखते हैं, फिर 0, फिर -1। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो होना ये चाहिए कि -1 पहले, फिर 0, फिर +1, पर कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि -1 +1 अगेन 0, ठीक है। तो ये क्योंकि हम डिनोट करते हैं तो ये जो है, अब कौन सा फाइनल है, क्योंकि हमारे बुक्स में तो ऐसी चीजें मेंशन है नहीं, तो पंजाब के बुक में मेरे ख्याल में इस तरह से ये सीक्वेंस दिया हुआ है ना कि 0 को आखिर में रखा हुआ है। तो ये किसी भी आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर लेना, ठीक है, उसी हिसाब से कर लेना। dz 0 है ना, हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि dz का 0 दिया हुआ है, तो आप -1 +1 और 0, हमारे बुक में ऐसी बात लिखी नहीं हुई, तो आप पंजाब को फॉलो कर लेना एज अ रेफरेंस के तौर पे। तो हम ये फारिन का बुक है तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है, तो ये मैंने वहां से इमेज लिया हुआ है तो उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8, 9, 10 इसमें, अभी हमने किया वही सेम चीज है, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन। इसको अगर आप वायलेशन कहां पे होगी, अगर आप 2p में 2px में क्या बनाते हो, पेयर बनाते हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप नाइट्रोजन में यहां पे एक पेयर बना के एक यहां पे रखते हो तो फिर क्या हो जाएगी, वायलेशन हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है। हुंस रूल की एप्लीकेशंस क्या है, हमें क्या क्या पता चलता है। देखिए हुंस रूल, पहले तो अल्फा प्रिंसिपल ने ये बताया इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से फिल करोगे कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है वहां से स्टार्ट करोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाए, n प्लस एल रूल भी यही कहता है। उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की किसने, डब्ल्यू पाली ने। डब्ल्यू पाली ने बताया कि जब आप एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो तो उनका स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल रखना है। उसके बाद हंस रूल आया। हंस रूल कहता है कि अगर आप डीजनरेटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखते हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पेयरिंग उस वक्त तक नहीं करनी जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। एक ये बात होगी। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इट हेल्प अस टू राइट मोस्ट स्टेबल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अगर आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लिखते हो कि 1s2 2s2 2px2 2py and 2pz0, मुझे बताएं अकॉर्डिंग टू हंस रूल इज दिस द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन? दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। कौन सी ज्यादा है? डाउन वाली ज्यादा है, ये वाली क्यों ज्यादा है? तो ये एप्लीकेशन किसकी, हंस रूल की। तो हंस रूल हेल्प अस टू राइट मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, हमें मदद करता है कि हम एटम की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लिखें, ग्राउंड स्टेट लिखें, ठीक है। तो सुबह आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन पेयर वाली ज्यादा स्टेबल होती तो हम इस तरह से ना करते, यानी डीजनरेटेड ऑर्बिटल में पेयर नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको? सुबह आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, चलिए, ओके।
इट हेल्प अस टू फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन खाली n+l रूल के हिसाब से करते तो हम लिखते यहाँ पे np3 लिखते। अब यहां से हमें पता नहीं चल रहा इसमें पेयर्ड कितने अनपेयर्ड कितने हैं। अगर आप हंस रूल को वायलेट करके इस तरह से लिखते तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताएं दोनों में नाइट्रोजन की वैलेंसी को कौन स्पेसिफाई कर रहा है, हंस वाली कॉन्फ़िगरेशन या दूसरी वाली? हंस वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें क्या कर रही है, हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने में मदद कर रही है। अब यहां से पता चलेगा कि आपका जो नाइट्रोजन है एटम वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो अगर किसी सब्सटेंस के पास हंस रूल यूज करते हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो हम कहेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर नहीं है तो हम कहेंगे डायमैग्नेटिक होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता चलेगी। मॉलिक्यूल में भी यूज होता है और दूसरी बात हंस रूल आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी यूज होता है। उसके बाद आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में भी होता है। ये चीजें नहीं लिखी हुई तो मैं आपकी एक्सटेंशन कर लूं। देखिए हम पढ़ते हैं ना कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, पढ़ते हैं ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो एंटी बॉन्डिंग 2p-y और जो pi* 2p-z जो ऑर्बिटल हैं ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैं। तो इनमें जो है 15 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनकी वजह से क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी क्या होती हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होती हैं, डीजनरेटेड होती हैं कि नहीं होती? देख लें उनका n और l चेंज होता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का n और l चेंज होता है, स्टिल दे आर डीजनरेटेड। बताएं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का n और l चेंज होता है, स्टिल दे आर सेम। कैसे होता है भाई, sp3 का मतलब क्या हुआ, एक s है जिसका l वैल्यू क्या है 0 है, दूसरी p है जिसका l वैल्यू क्या है 1 है। तो इनका s और p ऑर्बिटल का n+l तो क्या होता है, चेंज होता है। अब डीजनरेटेड ऐसे होती हैं कि बॉन्ड बनाने से पहले ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाती हैं, मिक्स होके इनमें मिक्स कैरेक्टर हो जाता है s और p। अब ना ही कोई s ऑर्बिटल रही है ना ही कोई p ऑर्बिटल, दोनों में मिक्स कैरेक्टर आ गया, इस वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर आप एटम में कंपेयर करते हो यानी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर करते हो तो s और p ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज होगी, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इनकी एनर्जी सेम हो जाएगी और ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगी और इनमें आप हंस रूल अप्लाई करोगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर है बेटा? बताते जाएं तो मैं आगे बढ़ूं, ओके ठीक है। तो इट हेल्प अस टू फाइंड पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ये भी हम बता सकते हैं। इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अगर आप नाइट्रोजन की इस तरह से लिखते हो तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी नाइट्रोजन मोनोवेलेंट होना चाहिए, और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होना चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है, तो वैलेंसी हम यहाँ से बता सकते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये ला हमें हेल्प नहीं करता अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में, एस में है, क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल होती है, तो एक ऑर्बिटल तो यानी एनर्जी का कोई सीन ही नहीं है, इसलिए दिस लॉ इज नॉट हेल्पफुल इन फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल। यहां तक क्लियर है बेटा? तो कुछ एक्टिविटीज करते हैं, यहां तक क्लियर है? यहां पे देखें नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके हमें क्या मिले हुए हैं, क्वांटम नंबर्स मिले हुए हैं। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 1s में होगा, सेकंड में किस में होगा, 1s में होगा, थर्ड किस में होगा, 2s में, फोर्थ किस में होगा, 2s में, ये किस में होगा, 2px में, 2py में, 2pz में। फिर ये किस में होगा, एथ इलेक्ट्रॉन 2px में होगा, दोबारा 2py में होगा, एंड 2pz में होगा। तो डोंट फॉरगेट इनके जो m वैल्यूज होते हैं, इसका 0 होगा, m का 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका क्या होगा, पहले का अगर आप पंजाब के फॉलो करें तो क्या होगा, -1 +1 एंड 0, फिर ये क्या होगा, -1 +,
+1 एंड 0। देखिए बुक वाला जो है डिफरेंट हो सकता है, इसमें जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो इसने स्पिन जो है ये हमारे बुक के हिसाब से ये माइनस, ये प्लस, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, के बाद कौन से थे, फोर्थ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस माइनस, ये चीजें थोड़ा चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीज है कि पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा विथ क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा जाएगा किस में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो 1 n वैल्यू क्या हो गया 1, s ऑर्बिटल का l वैल्यू 0, अगर l 0 है तो m श्योरली 0 होगा, l 0 है तो m आप आंख बंद करके 0 ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारा सेटअप दिया हुआ है, इसको आगे चल के दोबारा क्या करते हैं हम एक्सप्लेन करते हैं, पर कुछ और एक्टिविटीज कर ले। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच इलेक्ट्रॉन हैज लोएस्ट n वैल्यू। अगर मुझे एक जल्दी आंसर चाहिए, ठीक है, तो मेरा यही होगा कि जिसका एटॉमिक नंबर कम है, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है या जो कम इलेक्ट्रॉन है उसका n वैल्यू क्या होगा, कम होगा, पर आप गलती करेंगे, पर आप क्या करेंगे, गलती करेंगे। यहां पे आंसर क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा, तो जब तक आप नहीं, डी नहीं होगा, लोएस्ट वैल्यू, कम से कम n वैल्यू कम से कम किसका होगा। देखिए नजरों का धोखा है, वैसे आप अगर फर्स्ट साइड में करते तो आप एकदम फटाफट क्या करते, 19 करते, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखें, मेरी आदत ही नहीं है, मेरी फितरत में भी नहीं है, मेरी तबीयत में भी नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा सिंपल क्वेश्चन शेयर करके आपका टाइम वेस्ट करूं जिसमें कोई ट्रिक ना हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, जिसमें कोई सीखने की बात ना हो। मैं ऐसे क्वेश्चन शेयर ही नहीं करता। जरूर इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तभी मैंने शेयर किया था। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इसका n = 4 आएगा, इसका n = 4 आएगा, इसका n = क्या आएगा, 3 आएगा। ये आखिर में आएगा 3D में 3D1, ये आएगा आपका 4s2 और ये आएगा आपका 4s1, यानी पहला इलेक्ट्रॉन, और ये आएगा आपका दूसरा। तो n वैल्यू कितना हो गया, 4 4 3। तो जब तक आप क्वेश्चन को करते नहीं हो उस वक्त तक अज्यूम ना किया करें कि इसका आंसर ये होगा। देखिए हमें लगता ये है, हम अजम्पशन पे ज्यादा रिलाय करते हैं। हम क्या करते हैं, अजम्पशन पे ज्यादा रिलाय करते हैं। भाई जिसके पास जो है या जिसका इलेक्ट्रॉन नंबर जो कम है वो तो पहले ऑक्यूपाई करेगा ना, तो वो पहली ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। पर आप जब इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यू सी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद आती है 3D, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस थिंग। इसका n क्या है, 3 है, इसका n क्या है, n तो 4 है। n = अब 19th इलेक्ट्रॉन इसमें है, 20th इसमें है, 21st इसमें, ठीक है। तो बड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको छोड़ें, ऑल हैव सेम वैल्यूज, ये नहीं हो। बात समझ आ गई। तो कुछ इजाफा हुआ कि आप गलती कर सकते हो, तो कुछ आपने रियलाइज किया कि आपसे गलती हो सकती है। समझ नहीं, गलती को पॉइंट आउट करना था, ठीक है। समझ तो इसकी कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी, पर हाँ आप जरूर गलती करते। अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता आपको तो आप जरूर जो है क्या करते, गलती करते। एनर्जी सीक्वेंस को जरूर फॉलो करें, ठीक है। चलें इसको मैं सेव करता हूं। अब ये पूरे एलिमेंट्स की मैंने पूरे 100 एलिमेंट्स की मैंने आपको जो है 104 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेंड कर दी है, तो ये खुद कर लेना। अब दीज आर सम एबनॉर्मल और एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारी लेवल तक, वैसे तो बहुत से हैं, इंफिनाइट एक्टिनाइट सीरीज में आपको ये चीजें दिखाई देंगी। हमारी लेवल तक, हमारे सिलेबस तक, व्हेनेवर शकीरा डांसेस, जब भी आपको डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दें, डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन दिखाई दें, डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको मॉडिफाई करेंगे। कैसे, आप इसको D5 करोगे, आप इसको D10 करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा आपका NS2 से, जो साइड में पड़ी है NS2 से, ठीक है। तो फिर नई कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, नई ये होगी, ये जो NS1 हो जाएगा और ये आपका n-1 D5 हो जाएगा, ये NS जो है 1 हो जाएगा, ये n-1 जो है D10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, ये सारे वही केसेस हैं
जब भी, और हमारी 3D सीरीज में हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक क्रोमियम है, एक कॉपर है। क्रोमियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखते हो, अगर आप खाली जो है यानी यहाँ पे कौन से रूल वायोलेट हो रहे हैं, यहाँ पे N+L और अफवा प्रिंसिपल, इन दोनों की क्या है वायलेशन है, ये रूल जो है यूज नहीं हो रहे। तो व्हेनेवर यू फाइंड सच सिचुएशन कि जब आपकी डी ऑर्बिटल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो आप नियर बाय ऑर्बिटल से क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे। क्यों करोगे? वो इसलिए करोगे क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्कार्सली फिल्ड ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होती है। ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्कार्सली फिल्ड ऑर्बिटल से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन ये गलत है, आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करोगे। ये गलत है, आप एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करोगे। इसी तरह से जो है आपने क्या करना है, इनकी जो करेक्ट ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, तो 4s से इधर किधर गया इलेक्ट्रॉन, इधर क्यों गया? जब 4s की जो है इधर 3D आएगा, 4s से इलेक्ट्रॉन जो है 3D में गया क्यों गया? क्योंकि देयर इज अ लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3D। तो देयर इज अ लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3D। इस वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी उसको अगर जो है पुल मिल जाए, इवन इलेक्ट्रॉन कोलाइड करें, वो भी जो है उसको उधर भेज सकता है। हाँ, लिटिल गैप होता है, बिल्कुल बिल्कुल इसी वजह से। ठीक है, तो ये सारे वो एलिमेंट हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन अफवा प्रिंसिपल यानी जनरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, तो ये सारे एक्सेप्शनल केसेस आ गए। इसको सेव करता हूं, एक दो एक्टिविटीज और करते हैं। अब ये एक एक्टिविटी है आपकी, एमसीक्यूज नहीं है, एक्टिविटी है। देख लें इसको करना क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स identified by NL quantum numbers in order of their increasing energy from lowest to highest। देखिए ऑर्बिटल की एनर्जी N+L पे, तो N3 है, L2 है, तो कितना हो गया 5। N इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 0, कितना हो गया 5। N4 L इज इक्वल टू कितना हो गया 6। N5 L इज इक्वल टू 1, कितना हो गया 6, ये हो गया 5। तो मुझे सीक्वेंस बताएं, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ए बी डी सी है। शोभा कह रही है कि ए बी डी और क्या कहा, सी ई, ए डी बी सी ई। चलें इसको देखते हैं। तो 5 किसका है, 3 ऑर्बिटल का। एन किसका कम है, इसका, तो पहले ए आएगा। तो आपने क्या करना है, लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, ए की होगी। उसके बाद एन किसका, डी का कम है, तो डी होगा। उसके बाद किसका होगा, बी होगा, फिर सी और फिर ई। सो दिस इज द करेक्ट। हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट? हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट? एक छोटी सी एक्टिविटी है पर आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगी, बूस्ट करेगी। ठीक है, चले दूसरे पे आते हैं। इसको देखिए जरा। Each part determine which electron is labeled X or Y has the lowest energy। इन सब में वैसे आंसर X है। कैसे? N is equal to 4, N is equal to 3, 5। तो एनर्जी कम किसकी है, 4 की। अगेन 4, N 7, इसका कितना है 6। तो यहाँ पे किसका होगा, सॉरी Y की एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे किसकी होगी, X की ज्यादा होगी। और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो एनर्जी क्योंकि इसका एन वैल्यू कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। तो ए और बी में एक्स, ए और बी में एक्स, और उधर क्या होगा, सी में क्या होगा, सी में आपका वाई होगा। सी में आपका क्या होगा, वाई होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके।